जिंदगी में हरदम रोता ही रहा हूँ, मैं जिंदगी में हरदम। दिल पे तू ये सितम किए जा, अब लौट चले दिल के झरोके में तुझको बिठा कर, यादों को तेरी मैं दुल्हन बना कर, मैं गाऊं तुम सो जाओ, सुख सपनों में आवारा हूँ, आवारा हूँ या गर्दिश में। जिया बेकरार है, छाई बहार है, आजा मुरे बाल माँ तेरा। नमस्कार, मैं हूं विनोद विप्लव। आप देख रहे हैं ग्रेट लीजेंड चैनल। आज हम जिस संगीतकार जोड़ी में से एक संगीतकार बहुत महत्वपूर्ण संगीतकार हैं, उनके बारे में बात करेंगे। उन संगीतकार जोड़ी ने 2 दशक तक फिल्म संगीत की दुनिया पर राज किया और साथ में साथ उन्होंने सिनेमा के दर्शकों और सिनेमा के संगीत के प्रेमियों के दिलों पर राज किया। उस संगीतकार जोड़ी का नाम है शंकर जयकिशन और हम बात करेंगे आज उस जोड़ी में से एक महत्वपूर्ण संगीतकार जयकिशन दया भाई पांचाल के बारे में, जो कि उस जोड़ी के एक महत्वपूर्ण स्तंभ थे और उनकी पुण्यतिथि है। उस मौके पर हम लोग बात करने के लिए आज जमा हुए हैं। आज हमारे साथ हैं दीपक महान जी, जो कि इंटरनेशनल लेवल के डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर हैं और साथ में साथ काफी लंबे समय तक स्पोर्ट्स कमेंट्री करते रहे हैं। उन्होंने द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस, आउटलुक जैसी पत्र पत्रिकाओं में नियमित रूप से लिखा है और उनके 1800 से ज्यादा आर्टिकल डिफरेंट विषयों पर प्रकाशित हो चुके हैं। और डॉक्टर महेंद्र पाठक साहब, जो कि दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो में असिस्टेंट डायरेक्टर रहे हैं और संगीत से इनका लंबे समय से बहुत गहरा लगाव रहा है, बहुत ही ताल्लुकात उनका संगीत से रहा है। तो इस मौके पर हम लोग बात करेंगे शंकर जयकिशन साहब की जो जोड़ी थी उसके बारे में, उनके संगीत के बारे में। लेकिन साथ में चूंकि जयकिशन दया भाई पांचाल जी की पुण्यतिथि है, तो इसलिए उनके बारे में खास तौर पर बात करने के लिए हम लोग जमा हुए हैं। तो मैं इस चर्चा की शुरुआत कर रहा हूं डॉक्टर महेंद्र पाठक जी से, जो कि बताएंगे। उनसे मैं जानना चाहूंगा, हम लोग जानना चाहेंगे कि जो शंकर जयकिशन की जोड़ी है, तो किस तरह से उन्होंने, इस जोड़ी ने संगीत की दुनिया में क्या बदलाव किए, किस तरह से जब उस समय नौशाद और एस डी बर्मन जैसे संगीतकार छाए हुए थे, उस समय इन्होंने, शंकर जयकिशन की जोड़ी ने अपना सिक्का जमाया और फिल्म संगीत की दुनिया में एक नया अध्याय की शुरुआत की। धन्यवाद विनोद जी। सबसे पहले तो संगीतकार जोड़ी शंकर जयकिशन में से जयकिशन जी की पुण्यतिथि पर उनको शत शत प्रणाम। दरअसल जब भी बात होगी जयकिशन की, तो शंकर के बिना जयकिशन अधूरे हैं और जयकिशन के बिना शंकर अधूरे हैं। तो इसलिए हम जब कभी भी बात करेंगे, क्योंकि ये जोड़ी ऐसी थी एस जे के नाम से, शंकर, एस फॉर शंकर और जे फॉर जयकिशन, तो जयकिशन की बात कभी अकेले नहीं हो सकती। हालांकि जयकिशन शंकर से छोटे थे, लेकिन ये शंकर का बड़प्पन था कि उन्होंने उनको हमेशा अपना मित्रवत और अपना सहयोगी समझा। और शुरू में तो काफ़ी संघर्षों के बाद, मैं उसकी चर्चा भी ज़्यादा नहीं करूँगा क्योंकि फिर उनके काम के बारे में बात कम हो पाएगी। सबसे पहले बात करते हैं कि जब राज कपूर की पहली फिल्म आग बनी, तो उस आग फिल्म के लिए जो पृथ्वीराज कपूर खेमे के म्यूज़िक डायरेक्टर थे, वो थे पंडित राम गांगुली। तो पंडित राम गांगुली के निर्देशन में पहली फिल्म का म्यूज़िक दिया गया आग का, और उस समय शंकर और जयकिशन दोनों उनके असिस्टेंट हुआ करते थे। हालांकि उससे पहले शंकर मूलतः ये परकुशनिस्ट थे, यानी कि तबला और ढोलक बजाते थे, और हारमोनियम की जो संगत है वो दिया करते थे जयकिशन जी। पृथ्वीराज कपूर साहब का जो थिएटर था, पृथ्वी थिएटर्स, उस थिएटर के जो नाटक वगैरह में, तो दोनों उसमें एक तरह से वादक कलाकार के रूप में थे। लेकिन अचानक किसी वजह से राज कपूर और राम गांगुली जी में कुछ अनबन हो गई, और ये हुआ कि आग फिल्म के बाद जो अगली फिल्म आ रही थी बरसात, कहाँ तो आग, उसके बाद फिर बरसात, तो बरसात फिल्म के लिए तय हुआ कि हम राम गांगुली की जगह शंकर जी को म्यूजिक का जिम्मा देंगे। और शंकर जी काफ़ी बड़े, जिसको कहते हैं बड़े से मतलब यहाँ उनके, मैं शारीरिक कद काठी की बात करता हूँ,
मूलतः वो पहलवान थे, लंबे चौड़े थे कदकाठी में। एक तरफ शंकर जी जहाँ पहलवानी के तेवर दिखाते थे, वहीं जयकिशन इतने खूबसूरत थे कि मतलब उस जमाने के कई हीरोज मुझे लगता है कि शायद उनके आगे फीके पड़ते। और जहाँ शंकर जो है वो चाय के शौकीन थे, वहाँ जयकिशन जो है दूसरी चीज़ों के शौकीन थे। शराब, हालांकि वही बाद में उनको ले डूबी, हम लोग उसकी बात बाद में करेंगे। लेकिन जब बरसात फिल्म की बात आई तो पृथ्वीराज कपूर साहब के और राज कपूर जी के निर्देशन में ये कहा गया कि शंकर जी इस फिल्म का म्यूज़िक देंगे। शंकर ने, और ये कहा गया कि जयकिशन उनके असिस्टेंट हों। शंकर ने कहा नहीं, ही विल नॉट बी माई असिस्टेंट, ये हमारे जोड़ीदार होंगे। और उस जोड़ीदार की जोड़ी ऐसा रंग लाई कि पहली ही फिल्म और उसके सारे गाने हिट, फिल्म सुपर हिट। जिया बेकरार है, छाई बहार है, आजा मुरे बालमा तेरा इंतजार। जब उसी साल आपने बात की नौशाद साहब की, नौशाद साहब लगभग 10 साल पहले आ चुके थे फिल्मों में और 49 तक वो काफ़ी स्थापित हो चुके थे। उससे पहले अनिल विश्वास भी थे, सी रामचंद्र भी थे, SD बर्मन साहब भी थे। लेकिन पहली ही फिल्म, मुझे लगता है कि शंकर जयकिशन एक अकेले ऐसे संगीतकार हैं जिनकी पहली ही फिल्म ने इतना कमाल किया कि उसके गाने सुपर हिट रहे। और एक कमाल की बात की, जब उसका जो एक गाना था बड़ा मशहूर, तो उसमें जो हवा में उड़ता जाए मोरा लाल दुपट्टा मलमल का, हवा में उड़ता जाए मोरा लाल दुपट्टा मलमल का, मोरा लाल दुपट्टा मलमल का, तो उसमें एक पंक्ति आती है, घुंघरू बाजे छुन्नुक छुन्नुक चाल हुई मस्तानी। आप देखिए कि उस जमाने में स्टीरियो रिकॉर्डिंग नहीं थी, लेकिन ये गाना आप किसी भी स्टीरियो सिस्टम पे लगा के सुन लीजिए और घुंघरुओं की आवाज़ आपको एक एक घुंघरू अलग अलग बजता हुआ नजर आता है। क्या तकनीक थी, क्या कमाल था रिकॉर्डिंग का। वो शंकर जयकिशन का भी कमाल था, रिकॉर्डिस्ट का भी कमाल था, और शायद उनकी टोटल एक जो टीम थी उसका कमाल था। घुंघरू बाजे ठुनक ठुनक चाल हुई मस्तानी, हाय चाल हुई मस्तानी। और अगर हम ये कहें कि इस जोड़ी ने ब्लैक एंड वाइट फिल्मों को भी अपने संगीत से रंगीन बनाया तो शायद कोई अतिशयोक्ति न होगी। और जब बरसात आई तो बरसात के साल, जिस साल बरसात रिलीज़ हुई थी उसी साल थोड़ा दिन पहले अंदाज रिलीज़ हुई थी। तो बरसात के गानों को सुन करके महबूब खान, जो कि अंदाज फिल्म के डायरेक्टर थे, नौशाद को बुलाया और नौशाद से कहा कि नौशाद मियाँ, तुम्हारी फिल्म अंदाज के सभी गाने बरसात ने धो दिए। मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी वक्रोक्ति, इससे बड़ा व्यंग शायद ही कुछ हो। और इस तरह से इनका संगीत सफ़र शुरू हुआ, और ऐसा शुरू हुआ कि उसके बाद शंकर जयकिशन ने 2 दशकों क्या बल्कि 2 दशकों के बाद तक भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। व्यावसायिक रूप से, कलात्मक रूप से या किसी भी दृष्टि से वो, मैं ये मानता हूँ कि 49 से लेकर के और जब तक 71 तक जयकिशन जी रहे, बहुत कम उम्र में, अल्पायु में, मात्र 41 वर्ष की बहुत टेंडर एज में, जिसको कहते हैं कि लिवर सिरोसिस की बीमारी की वजह से, जिस बीमारी ने हमारे संगीत सम्राट कुंदनलाल सहगल को लीला, बहुत खूबसूरत एक अदाकार हुआ करते थे चंद्रशेखर, उनको ले गई, और तमाम लोग, मीना कुमारी जी को ले गई। तो इस शराब की लत ने बहुत बड़े बड़े लोगों को लीला है एक तरह से। और इनकी सबसे बड़ी खूबसूरती थी कि उस ज़माने में, आप देखिए पहली फिल्म में, अब चूँकि मुकेश जी तो राज कपूर की वॉइस बन चुके थे, लेकिन उसमें रफ़ी साहब को ला करके मोहम्मद रफ़ी साहब से इन्होंने बरसात में ही पहला गाना राज कपूर के लिए गवाया, मैं ज़िंदगी में हरदम रोता ही रहा हूँ। मैं जिंदगी में हरदम रोता ही रहा हूँ, मैं जिंदगी में हरदम। और लता जी को भी लाए, तो लता, रफ़ी, मुकेश तीनों को बरसात में लाए। उसके बाद फिर इनकी आवारा आई, आह आई, श्री 420 आई, और एक सीरीज चलती शुरू हुई, बसंत बहार, हलाकू, पतिता, कठपुतली, अनाड़ी, चोरी चोरी, दाग, आम्रपाली, बादशाह, दिल एक मंदिर, बूट पालिश, उजाला, और जिस देश में गंगा बहती है, रात और दिन, मेरा नाम जोकर। मेरा नाम जोकर आते आते, ये चूँकि क्या है कि हर चीज़ की एक उम्र होती है और फिर उसके बाद ढलान आया। एनीवे,
और जब भी इनको मौका मिला, जब फिल्म श्री 420 आई तो दिल का हाल सुने दिलवाला के लिए आपने मन्ना डे की आवाज़ का उपयोग किया और गजब का उसमें गाना है, और प्यार हुआ इकरार हुआ में भी गाना है। अच्छा, एक बड़ी दिलचस्प बात मुझे लगती है कि इधर सिर्फ 2 ही गानों पर, जहां तक मेरी जानकारी है, एड्स बने हैं, और वो दोनों ही गाने शंकर जयकिशन की म्यूजिक के हैं। पहला गाना जो कि एक कंडोम निरोध का ऐड था, प्यार हुआ इकरार हुआ, और आजकल एक अंडरवियर के लिए गाना आ रहा है, ये मेरा दीवानापन है। अब आप देखिए कि शायद जब इन महान संगीतकारों ने 2 गाने बनाए होंगे, उन्होंने सपनों में नहीं सोचा होगा कि उनके गानों का उपयोग एक विज्ञापन के लिए किया जाएगा, लेकिन ये शायद उनकी उपलब्धि है कि उस जमाने में उन्होंने जो म्यूजिक दिया, जिस तरह से जो कंपोजिशन की, वो कंपोजिशन को आज ये विज्ञापन वाले प्रयोग कर रहे हैं। बहुत सारी होंगी, लेकिन मैं चाहूँगा कि दीपक महान जी आएँ और शंकर जयकिशन जी के बारे में कुछ अपनी बात बताएं। जी जी, तो दीपक जी से जानना चाहेंगे कि जो शंकर जयकिशन जी के आने के पहले का संगीत था, तो उसके बाद शंकर जयकिशन ने किस तरह से वेस्टर्न म्यूजिक को भी लाया, ऑर्केस्ट्राइजेशन में एक नए तरह के प्रयोग किए, तो किस तरह से संगीत में बदलाव आया शंकर जयकिशन जी के आने के बाद से, किस तरह से संगीत बदला, किस तरह से वो प्रयोग करते थे, तरह तरह के वाद्य यंत्रों का प्रयोग करते थे, ऑर्केस्ट्रा उनका बहुत बड़ा होता था, तो इसके बारे में आप दीपक जी कुछ बताएंगे? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अगर नौशाद को हम ये कहें कि वो हिंदुस्तानी क्लासिकल का सारा जो एक खजाना था, उसको उन्होंने लाके हिंदी फिल्म संगीत को दिया, और दूसरी तरफ सचिन देव बर्मन थे जो कि बंगाल से थे, वो वहां का जो एक फोक जो साउंड्स थी उनको लाए। तो एक तरफ क्लासिकल का अपना एक बहुत बड़ा खजाना, दूसरी तरफ फोक म्यूजिक का एक अलग तरीके का महजाब, उसके साथ साथ फिर ओपी नैयर जो कि पंजाब की रिदमिक बैकग्राउंड लेके आ गए, क्योंकि पंजाब एक ऐसा राज्य है जिसके हर कण में एक थिरकन है, वो बड़े अलाइव कल्चर है, तो वो उसको लेके आए। अब ये दोनों बच्चे जो उस टाइम तो बच्चे ही कहना चाहिए क्योंकि बहुत यंग थे, 22-25 साल की उम्र के बीच के लोग थे, ये दोनों जब आए तो इन्होंने एक अपने लिए जगह बनाने के लिए वेस्टर्न म्यूजिक का, जो वेस्टर्न क्लासिकल जो ऑपेरेटिक काइंड ऑफ म्यूजिक होता है, उसको लाके फिल्मों में जो मिश्रित किया, वो एक अपने आप में बहुत अद्भुत प्रयोग था। और मुझे लगता है कि इनसे पहले जो भी लोग म्यूजिक देने आए, उनकी इतनी गहरी पैठ, सिनेमैटिक जो स्ट्रक्चर होता है कहानी का, स्क्रिप्ट जो होती है, जो एक थिएटर की इनकी जो बैकग्राउंड थी, क्योंकि इन्होंने कई साल तक पृथ्वी थिएटर्स में पृथ्वीराज कपूर जी के साथ काम किया। ये देश के विभिन्न प्रांतों में जाते थे जब पृथ्वी थिएटर्स मूव करती थी, और वहां पे अलग अलग वो एक साथ 7, 8, 10 प्ले करा करते थे। उन ड्रामों के लिए जो म्यूजिक की जरूरत होती थी, उस जरूरत से इनको ये समझ में आ गया कि भाव जो है वो किस तरीके से पिरोया जा सकता है और संगीत किस तरीके से उस चरित्र के भाव को प्रदर्शित कर सकता है, और उसके लिए इन्होंने बहुत कुछ सीखा दोनों ने। और उसी का फायदा इनको ये हुआ कि जब ये फिल्मों में आए, तो चाहे इन्होंने ना आग में भी ये राम गांगुली के असिस्टेंट थे, लेकिन उसके बाद जब इनको राम गांगुली के साथ राज कपूर का विवाद ये था कि राम गांगुली ने कुछ धुनें जो राज कपूर ने पसंद कर ली थी बरसात के लिए, उनको किसी और को सुना दिया था, और उसके ऊपर भी वो तर्ज बना रहे थे, और ये बात उनको नागवार गुजरी, क्योंकि राज कपूर को ये था कि अपने ग्रुप की लॉयल्टी जो है वो रहनी चाहिए। वो वफादारी में जो एक खलल हुआ, उसके कारण उन्होंने राम गांगुली को निकाल दिया। अब ये दोनों जब आए तो ये अपने अपने बैकग्राउंड को लेके और एक साथ जुड़े हुए, लेकिन क्योंकि इनके थिएटर का इतना स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड था, म्यूजिशियन तो ये बहुत अच्छे थे ही, कई तरीके के इंस्ट्रूमेंट दोनों प्ले कर लेते थे,
तो इन्होंने क्या किया कि हेवी ऑर्केस्ट्राइजेशन को इंट्रोड्यूस किया। आप देखिए कि इनके गानों में एक प्रिलूड, जिसको कि शुरुआती संगीत होता है, उसका एक बहुत बड़ा पुट मिलता है। वो राज कपूर की फिल्मों में आप देखेंगे बहुत लंबा चलता है, एक एक 2-2 मिनट तक। और कई बार ऐसा हुआ कि इनके इन्हीं प्रिलूड्स को बाद में हमने दूसरी फिल्मों में इनको गानों में प्रयोग करते हुए भी देखा। तो ये अपने आप में, क्योंकि बड़े पारंगत संगीतकार थे, कहानी की डिमांड को समझते थे, इसलिए ये बहुत सक्षम थे। और मेरे हिसाब से इन्होंने और नौशाद ने बड़े ऑर्केस्ट्रा को लाने का एक काम शुरू किया, लेकिन उसमें भी मुझे लगता है कि इन्होंने लीड ली और उसके बाद नौशाद साहब ने भी 100 म्यूजिशियंस वाला ऑर्केस्ट्रा वगैरह के इंट्रोडक्शन किया। तो ये इनकी एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी और ये बहुत जल्दी समझ गए थे कि कौन सी वेस्टर्न एक कॉम्पोजिशंस या बीट्स हैं जिनको कि लोग अच्छी तरीके से पकड़ लेते हैं, जो कि लोगों को एकदम मन को छू जाती है, एन्चेंटिंग होती है। और उसमें इन्होंने फॉक्सट्रॉट का बहुत इस्तेमाल किया, 16 मात्रा का इन्होंने बहुत इस्तेमाल किया, और साथ के साथ कुछ 2-4 बहुत अच्छी जो रागें थी, जैसे भैरव, भैरवी, यमन कल्याण, इनका भी इन्होंने हमेशा कोशिश की, क्योंकि इनको लगा कि इस तरीके के अंदर अगर हम प्रणय गीत वगैरह बनाएंगे। लेकिन ये दोनों, इनको ये नहीं कहा जा सकता कि सिर्फ वेस्टर्न स्टाइल के गाने, इन्होंने हर तरीके के गाने बनाए। और मैं ये समझता हूं कि बहुत ही कर्णप्रिय संगीत इन्होंने बनाया, और कॉमन आदमी से लेके और जो कहते हैं ना कि कॉनेसियर, जो क्लासिस्ट है, उस तक के लिए इन्होंने बनाया। और वो रेंज बहुत जबरदस्त थी। मतलब अगर इन्होंने ऐसे ऐसे गाने दिए, जैसे अभी भाई महेंद्र जी ने बहुत अच्छी बात की थी कि इनके गानों पे ऐड बने। मजे की बात यह है कि इनका एक गाना जो कि वेस्टर्न बीट पे है, लेकिन कंप्लीटली इनका खुद का ओरिजिनल है, जान पहचान हो, जीना आसान हो, गुमनाम फिल्म का है। वो गाना आज कम से कम नहीं तो 50 देशों में अलग अलग फेस्टिवल्स में प्राइवेट जो क्लब्स हैं, प्राइवेट जो ऑर्केस्ट्रास हैं, वो बजाते हैं। और मजे की बात यह है कि इनके इस गाने को पूरे के पूरे को रफी साहब की आवाज के समेत एक बॉलीवुड हॉलीवुड की फिल्म में भी लिया गया। और उसके अलावा जर्मन एक बियर जो है, उसका पूरा का पूरा एड इस गाने की धुन और रफी साहब की आवाज के ऊपर बनाया गया। तो हम समझ सकते हैं कि इनको लोग देश विदेश में बहुत पसंद करते थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि इनके संगीत में एक कशिश थी। बहुत दिलकश संगीत बनाया इन्होंने, ये मैं कह सकता हूं। हाँ, जो बात दीपक महान जी ने कही कि चाहे मतलब इन्होंने वेस्टर्न साजों का भले उपयोग किया हो, लेकिन उसमें आपको जो एक हिंदुस्तानीपन है वो हमेशा मौजूद मिलेगा। बीट्स बेशक वेस्टर्न हो, लेकिन जो उसकी टोटलिटी होती थी धुन की, जो अंततः वो अच्छा, जो बात आपने कही, मैं अब एक उदाहरण देना चाहूँगा। आप फिल्म आवारा को बहुत गौर से देखें और सुने, फिर उसमें जिन जिन जगह पर जो बैकग्राउंड म्यूजिक दी गई है, और ख़ासकर कुछ प्रिल्यूड्स उसमें जो यूज़ हैं, किए गए हैं आवारा में, इनकी आखिरी, यहाँ तक कि मेरा नाम जोकर तक में कई ऐसे गाने हैं, जिस देश में गंगा बहती हो, बसंती पवन पागल की धुन आपको आवारा की उसमें मिल जाएगी फिल्म में। आवारा मेरे कहने से जो लोग दोबारा देखना चाहें गौर से सुने, फिल्म को देखें, और पाएंगे कि इनकी आने वाली एक नहीं कम से कम दर्जनों फिल्मों के संगीत ऑलरेडी आवारा में मौजूद हैं। और ये इतने काबिल संगीतकार थे कि दोनों मिलके अलग अलग धुनें बनाते थे। धुनों का इनका एक बाकायदा बैंक हुआ करता है, जिस तरह से हम लोग और लोग जो है बैंकों में रुपए पैसे जमा करते हैं, ये धुनों को उसमें जमा करते थे। और जो धुन जिसके लिए बनाते थे, ये ईमानदारी जरूर बरतते थे कि अगर किसी के इन्होंने कोई धुन का वादा कर लिया, तो कई बार तो ऐसा हुआ कि ये राज कपूर खेमे की एक तरह से देखा जाए तो ये हाउस कंपोजर थे, लेकिन इसके बाद भी अगर इन्होंने किसी और को कह दिया था तो राज कपूर को भी वो धुन नहीं दी। और जो धुनें इन्होंने आरके फिल्म्स के बैनर के लिए बनाई थी, वो धुनें इनके मरने के बाद भी राज कपूर के स्टूडियो में महफूज रहीं, और बाद में कई जगह उनका उपयोग भी किया गया। एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा
कि अब देखिए कि ये आदमी जिसका नाम है शंकर जयकिशन, मैं इसको ये आदमी इसलिए कह रहा हूँ कि ये दो शरीर जरूर हैं, लेकिन संगीत के मामले में इनको एक मानता हूँ मैं, क्या सभी एक मानेंगे। तो मुकेश जी कहा जाता है कि राज कपूर की आवाज़ थे, लेकिन राज कपूर की फिल्मों के साथ साथ इवन राज कपूर की फिल्मों में भी रफ़ी साहब को लाए, और इसके अलावा फिर चाहे राज कपूर के छोटे भाई शम्मी कपूर हों, चाहे जय मुखर्जी हों, चाहे राजेंद्र कुमार हों, चाहे शम्मी कपूर के भी छोटे भाई शशि कपूर हों, या फिर देवानंद हों, या कोई और हीरो हो, हर एक के लिए इन्होंने रफ़ी साहब का उपयोग किया। और जहां एक तरफ सिर्फ 100 कुछ गाने मुकेश जी के हैं शंकर जयकिशन की म्यूजिक में, रफ़ी साहब के लगभग 450 गाने हैं। तो आप सोचिए कि इस आदमी ने रफ़ी साहब का कितना ऑप्टिमम यूज़ किया। और रफ़ी साहब चूंकि काफ़ी ऊंची रेंज तक जा सकते थे, तो उनकी उस रेंज का भरपूर उपयोग शंकर जयकिशन ने किया है, और कई बार उस रेंज के आधार पर लता जी को भी उसी रेंज तक जाने पर मजबूर किया। और एक आध बार तो लता जी को थोड़ा सा अच्छा भी नहीं लगा, खासकर फिल्म जंगली में जो गाना था ना, एहसान तेरा होगा मुझ पर, तो ऐसा हुआ कि वो गाना जिस समय फिल्म पिक्चराइज होना था उस समय लता जी वाला गाना रिकॉर्ड नहीं हुआ था, तो रफ़ी साहब वाले ही गाने शूटिंग कर ली गई। पलकों की छाँव में रहने दो एहसान तेरा। अब लता जी को गाना था, तो लता जी को शंकर जयकिशन ने कहा कि भाई आपको ऊंची पट्टी में गाना पड़ेगा, तो उन्होंने कहा भाई ये तो रेंज ये स्केल तो रफ़ी साहब का है। तो बोले इससे क्या होता है, आपको उसी स्केल में गाना पड़ेगा। तो बोले भाई हम स्केल में बहुत कंफर्टेबल नहीं है। हालांकि बाद में कई फिल्मों में आप देखिए, उजाला में, आरजू में, और भी कई फिल्मों में लता जी को भी इन्होंने एक तरह से मजबूर किया, या ये कहिए कि मनाया कि आप ऊंची पट्टी के गाने गाइए। हालांकि वो बहुत ऊंची पट्टी के गाने गाना पसंद नहीं करती थी, लेकिन जब रफ़ी साहब के बराबरी पे उनको लाना होता था कि जिस तरह से उन्होंने गाया है वैसे ही आप गाइए। और दूसरी बात है कि उस जमाने के जितने भी मेल या फीमेल सिंगर्स थे, मैं समझता हूँ कि जितना ऑप्टिमम यूज़ शंकर जयकिशन ने किया है। आप देखिए कि फिल्म नगीना 1954 में आई थी। अब बाई दैट टाइम सहगल साहब तो नहीं थे, तो एक इमिटेशन के रूप में CH आत्मा की आवाज़ का उन्होंने उपयोग किया। हेमंत कुमार के साथ एक बंगाल के गायक थे सुबीर सेन, मैं रंगीला प्यार का राही, दूर मेरी मंजिल, ये गाना लता जी के साथ उनसे गवाया। तलत महमूद, किशोर कुमार, मन्ना डे, कोई ऐसा मेल प्लेबैक सिंगर नहीं है जिसको इन्होंने न गवाया हो। और रही बात क्लासिकल की, तो बसंत बहार में तो आपने पंडित भीमसेन जोशी और मन्ना डे का कंपटीशन भी करवा दिया। बूट पॉलिश फिल्म में जो लपक झपक तू आ रे बदरवा, अब वो गाना, ये अलग बात है कि कुछ बाद में शास्त्रीय संगीत वालों ने उसको शास्त्रीय संगीत का माहौल माना, लेकिन गाना तो वो विशुद्ध शास्त्रीय है। मन्ना डे साहब ने क्या गजब का गाया है, और डेविड ने क्या ज़बरदस्त एक्टिंग की है। देखा जाए तो एक चीज़ ज़रूर है कि शंकर जी जो इनसे सीनियर ज़रूर थे, लेकिन शंकर जी का इनके प्रति इतना स्नेह था कि आप यकीन करिए कि जब इनकी शादी होनी थी और जिस लड़की को इन्होंने पसंद किया था, उसके परिवार वाले, पल्लवी जी के परिवार वाले, जयकिशन, चूँकि उस ज़माने में फिल्मों में काम करने वाले व्यक्ति को कोई बहुत अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाता था, तो लोग राज़ी नहीं थे। तो उनके परिवार वाले जब राज़ी नहीं हुए, तो शंकर जी ने एक पिता के रूप में कन्यादान किया था। जयकिशन के शादी के समय जयकिशन की पत्नी का कन्यादान जो है शंकर जी ने किया था। तो ये अलग बात है कि इतनी कम उम्र में जब वो चले गए, उसके बाद भी जब तक शंकर जी जीवित रहे 87 तक, तब तक उन्होंने कोई भी फिल्म जिसमें भी उन्होंने म्यूज़िक दी, उस सब में शंकर जयकिशन के नाम से म्यूज़िक दी। और बाद में आप देखिए कि इनकी 3 लगातार, एक ऐसा म्यूज़िक डायरेक्टर जिसको 3 साल लगातार फिल्म फेवर अवार्ड मिले, ये शायद कोई आसान बात नहीं है। और दूसरी बात यह है कि मन्ना डे साहब का जितना बढ़िया उपयोग आपने चोरी चोरी में, बसंत बहार में, श्री 420 में किया है, मैं समझता हूँ कि हीरो के लिए देखा जाए तो नॉर्मली हीरो के लिए गाने का मौका मन्ना डे साहब को कम मिलता था,
लेकिन राज कपूर जैसे हीरो के लिए शंकर जयकिशन ने उनको जहाँ कहीं भी आवश्यकता लगी, और चोरी चोरी के लिए तो ये भी मशहूर है कि राज कपूर जी तो श्री 420 के लिए प्रसन्न थे, लेकिन चोरी चोरी के लिए, चूंकि वो फिल्म दक्षिण की थी, एवीएम की थी, तो एवीएम के मालिकान को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कहा मुकेश को लाओ। उन्होंने कहा नहीं साहब, ये गाना तो मन्ना डे साहब गाएंगे। तो मन्ना डे, मुकेश, तलत महमूद, मोहम्मद रफ़ी, तो खैर मोहम्मद रफ़ी तो इनके लिए इतने गज़ब के थे कि रफ़ी साहब और शम्मी कपूर और जयकिशन की जोड़ी ने, अच्छा जयकिशन की तारीफ ये थी कि जयकिशन बड़े रोमांटिक किस्म के थे और शक्ल सूरत से भी बड़े हीरोइक पर्सनालिटी थी, तो गाने भी उसी तरह के कंपोज करते थे। जितने भी गाने आपको उनकी फिल्मों में मिलेंगे और जिसमें रोमांस की प्रचुर मात्रा है, आप समझ जाएं कि वो गाना जयकिशन जी का कंपोज किया हुआ है। बहुत सीधा सा फार्मूला है। मुझे एक बात आपकी बात से ध्यान आई कि बसंत बहार की आपने बात की, उसमें भी एक तो शास्त्रीय संगीत का पुट भरा हुआ है, एक कलाकार के बारे में वो कहानी है, लेकिन उसमें सबसे समझदारी जो संगीतकार की दिखाई देती है। आप देखिए कि उसमें 2 गीत रफी साहब के हैं, भजन के स्टाइल के, बड़ी देर भई, और दूसरा दुनिया ना भाए मोहे। अब तो बुला ये संगीतकार की जो एक कहते हैं ना कि खूबी होती है कि वो समझता है कि कौन मेरे इस पर्टिकुलर जो कॉम्पोजिशन है उसके साथ न्याय कर पाएगा। और उन्होंने ये चाहते तो फिल्म में ऐसा नहीं था, मन्ना डे भी वो गा लेते, लेकिन आज हम जानते हैं कि अगर दुनिया ना भाए कोई और गाता तो वो इतना प्रभावी गीत नहीं बन पाता जितना कि वो रफी साहब की आवाज में बना। तो ये उनकी जो समझदारी है ये बड़ी अलग दिखाई देती है। और फिर आप देखिए कि उसी बंदे मतलब इन्हीं दोनों ने जो प्रिल्यूड की भी बात हुई थी मेरी, आपको मैं 2-3 गानों का एग्जाम्पल देना चाहूंगा। उनका एक बहुत प्रसिद्ध गाना है जो कि बहुत लोग पसंद करते हैं, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार। आप ये देखिए कि उसके भी गाने के बोल शुरू होने से पहले, मुकेश के मुखड़े के शुरुआत से पहले एक बहुत लंबा प्रिल्यूड है जिसमें कि मतलब आप खो जाते हैं। और इसी तरीके से दिल के झरोखे से पहले रफी साहब का मुखड़ा शुरू हो, उससे पहले एक बहुत लंबा पीस है वायलेंस का, पियानो का, और वो सब जो क्रॉस जो बज रहे हैं, वो अलग अलग पिचेस और टेम्पोस पे जो बज रहे हैं, वो मतलब अपने आप में बहुत बढ़िया फ्यूजन है। और फिर इसी के साथ साथ उनकी लगभग जो आखिर की फिल्में हैं, हालांकि ये इसके कई गाने जयकिशन के होते होते रिकॉर्ड हो गए थे, लेकिन फिल्म बनने में बहुत टाइम लग गया। और लेकिन मैं बात कर रहा हूं ए भाई जरा देख के चलो, उसमें भी आप देखिए बहुत लंबा प्रिल्यूड है, और उसके बाद वो ए भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, ये सब। तो ये अपने आप में उनकी जो कलात्मकता थी, जो उनके अंदर एक सिम्फनी के तरीके से जो ऑपरेटिक स्टाइल जो उन लोगों को बहुत पसंद था, उसके कारण वो इस तरीके के प्रयोग किया करते थे। जी, और इस तरीके के प्रयोग उन्होंने गाने के बीच में भी किए। सीमा का जो गाना है कहां जा रहा है तू है जाने वाले, उसमें भी आप देखिए जो इनिशियल जो हारमोनियम है उसका जो पीस बजता है वो इतना क्लासिकल है और इतना डिफरेंट है कि आपको एकदम समझ में नहीं आता कि ये हारमोनियम ही बज रहा है। तो वो हारमोनियम भी एक डिफरेंट तरीके का हारमोनियम हुआ करता था जो बॉक्स के अंदर, और उसमें वो फिल्म में दिखाते भी हैं कि वो बलराज साहनी बजा रहे हैं। तो इस तरीके की पकड़, बीच में कहीं कहीं पे फ्लूट्स ले आना या कहीं कहीं पे वायलेंस का प्रयोग इतना जबरदस्त करना, तो ये और उससे कंप्लीट डिफरेंट बाहरों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। तो ये अपने आप में बड़े सक्षम लोग थे और उनको मूड बनाना आता था, और प्रिल्यूड सिर्फ इसलिए बनाते थे ताकि गाने का जब सम शुरू हो तो वहां से एकदम सामने वाला। और मजे की बात यह है
कि आज अगर इतना लंबा कोई प्रेलूड बजाए तो पहली बात तो लोगों को उस तरीके का प्रेलूड बनाना नहीं आता, इतना इंचैंटिंग, इतना हृदय स्पर्शी। इनके प्रेलूड इतने लंबे होते हुए भी हमें याद है, और पाठक साहब भी इस बात का अनुमोदन करेंगे, कि रेडियो पे गाना बजता था, प्रेलूड पूरा 1-1.5 मिनट का बाकायदा रिकॉर्ड कर चलता था और लोग सुनते थे और ध्यान से, और लोगों को पता चल जाता था अब ये गाना है। तो जी इतनी कसक, इतना खिंचाव, इतना मतलब जिसको कहते हैं ना उन्माद पैदा कर देना कि लोग लालायत हो जाएं कि अब इससे आगे क्या आएगा, ये एक बहुत बड़ी खूबी थी इन दोनों संगीतकारों की। जी आपने सीमा की बात की, तो देखिए वहाँ भी एक तरफ तो जो कहाँ जा रहा है तो ये जाने वाले रफ़ी साहब से गवाया, वहीं उसी फिल्म में उसी बल्ला साहनी के लिए मन्ना डे की आवाज़ का दूसरा गाने में प्रयोग किया। तो फिर आप मेरा नाम जोकर की आपने बात की, मेरा नाम जोकर में उन्होंने राज कपूर के लिए 3 गायकों का इस्तेमाल किया। मुकेश तो खैर उनकी आवाज़ थे, मन्ना डे भाई जरा देख के चलो, और फिर जब हीर गाने की बारी आई तो वो हीर किसी और के बस की नहीं थी, बहुत ईमानदारी की बात मैं कह रहा हूँ, तो वो हीर गवाने के लिए इनको रफ़ी साहब को ही लाना पड़ा। बिल्कुल। और आप देखिए कि वो हीर जिस तरह से गाई है, और मुझे लगता है कि शायद ये सोच लेना कि उन पे सिर्फ मुकेश की आवाज़ फिट बैठती थी, लेकिन जिस समय राज कपूर के लिए वो हीर गाई है रफ़ी साहब ने, ऐसा लगता है कि वो हीर रफ़ी साहब नहीं बल्कि राज कपूर ही गा रहे हैं। तो ये भी एक पॉलिसी है कि वो सिर्फ राज कपूर के ही संगीतकार रहे। वो इनफैक्ट अगर मैं ये कहूं कि राज कपूर को उन्होंने बहुत कुछ दिया, लेकिन अगर फिल्म संगीत का इतिहास कहीं पे भी लिखा जाएगा तो मेरे हिसाब से दुनिया में अगर कोई जोड़ी, हालांकि नौशाद साहब ने बहुत काम किया रफ़ी साहब को एक बहुत अद्भुत गायक बनाने में, उनका भी योगदान था, सचिन देव बर्मन का भी था, ओपी नैयर का था, मदन मोहन का भी था, लेकिन अगर हम एक वेल एस्टैब्लिश्ड बहुत लंबी इनिंग्स वाली कोई जोड़ी की अगर बात करें जो कि सिनेमैटिक स्क्रीन पे भी हो और उसके अलावा भी, तो आप देखिए कि स्क्रीन पे शम्मी कपूर, आवाज उनके पीछे से रफ़ी साहब की, संगीत शंकर जयकिशन का, और गीत शैलेंद्र या हसरत जयपुरी। अब अगर हिंदी फिल्म संगीत का कभी भी कोई इतिहास लिखा जाए तो उसमें सबसे बड़ी बात यही कही जाएगी कि बहुत से लोग ये कहते हैं कि अगर आप बहुत बेजान हैं, आप बहुत उदास हैं, आप बहुत बुरे समय से गुजर रहे हैं और आप जीवन से करीब करीब निराश हो चुके हैं, तो आपको कहीं ना कहीं शम्मी कपूर और रफ़ी साहब के गाने सुनने चाहिए। अब शम्मी कपूर और रफ़ी साहब के गानों के अंदर योगदान कहीं ना कहीं ओपी नैयर का भी बहुत बड़ा है, और लेकिन जो योगदान शंकर जयकिशन का, वो एक तरीके से सर्वश्रेष्ठ है। और इसीलिए आप देखिए कि उसमें अलग अलग प्रयोग भी किए उन्होंने। वो एक तरफ आसमान से आया फरिश्ता करते हैं, दूसरी तरफ वो ना आपको है दुनिया है इसी की, जमाना उसी का, इस तरीके की बात करते हैं। तीसरी तरफ वो आपको बिल्कुल ऐसे ऐसे जानवर और बदतमीज के गाने, बदतमीज कहो या वो हसीन हो तुम खुदा नहीं हो, तुम्हारा सजदा नहीं करेंगे। आप देखिए इतने अलग अलग कलर्स वो डालते हैं। और फिर रफ़ी साहब के साथ सुमन कल्याणपुर का प्रयोग, रफ़ी साहब के साथ आशा को डुएट्स में लाना, रफ़ी साहब के साथ लता मंगेशकर को गवा देना, ये अब राजकुमार के गाने देखिए, इस रंग बदलती दुनिया में एक तरफ वो, और जाने वालों जरा होशियार कि हम हैं यहाँ के राजकुमार, और दूसरी तरफ और भी बहुत से लोगों के लिए उन्होंने बहुत शानदार, राजेंद्र कुमार को भी मैं समझता हूं इस्टेब्लिश करने में उनके संगीत का बहुत बड़ा हाथ था, क्योंकि एक समय ऐसा था कि शंकर जयकिशन का नाम क्रेडिट्स में आना और ये पता चल जाना कि शंकर जयकिशन इस फिल्म का म्यूजिक दे रहे हैं, वो अपने आप में फिल्म की सक्सेस की गारंटी हो जाती थी। और इसके अंदर मैं एक छोटा सा वाकया बताता हूं आपको कि दोनों जो पाठक साहब की बात का भी अनुमोदन होगा कि वो बड़े वफादार लोग थे। राज कपूर की धुनें किसी को और को नहीं देते थे, दूसरे की धुनें राज कपूर को नहीं देते,
राज कपूर के असिस्टेंट और पृथ्वीराज कपूर के दोस्त के बेटे थे लेखराज टंडन। और लेख टंडन साहब जब अपनी पहली फिल्म बनाना चाह रहे थे तो वो प्रोफेसर के लिए दर दर भटक रहे थे, स्क्रिप्ट उनके पास थी, सब कुछ था, लेकिन अल्टीमेटली एफसी मेहरा ने उनको चांस दिया और उन्होंने कहा कि ठीक है आपको डायरेक्ट करने के लिए देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन वो पूरी तरीके से हाँ या ना की स्थिति में बीच में ही उनको टरका रहे थे। एक दिन जब लेख टंडन उनके ऑफिस के बाहर थे और ऊपर वहां पे उसी जगह में तारदेव में शंकर जयकिशन का म्यूजिक रूम हुआ करता था, वो नीचे उतरे और क्योंकि राज कपूर के ये मुंह भोले भाई थे लेख टंडन और उनसे भी उनकी बहुत अच्छी दोस्ती थी दोनों की, तो उन्होंने कहा अरे लेख तू यहाँ क्या कर रहा है? तो उन्होंने कहा यार ये एफसी मेहरा मेरे को चांस देने के लिए हाँ कर रहा है, लेकिन मुझे चांस नहीं दे रहा और कह देता है कि बहुत अच्छा है, लेकिन कर नहीं रहा, और इसने करीब 3-4 महीने निकाल दिए। तो उन्होंने कहा चल तू हमारे साथ आ, और वो दोनों के दोनों लेख टंडन का हाथ पकड़ के अंदर घुस गए। और ये बात मुझे लेख टंडन जी ने खुद ने बताई और मेरी किताब में भी है। तो उन्होंने एफसी मेहरा को कहा, वो बिल्कुल उसी तरह, मेहरा तू इसको चांस क्यों नहीं दे रहा हमारे दोस्त को? अगर तू इसको चांस देगा तो हम तेरी फिल्म साइन कर देंगे। उस जमाने में शंकर जयकिशन को साइन करना, उनकी डेट्स ले लेना 6-6 महीने 8-8 महीने तक मुनासिब नहीं होता था। तो एफसी मेहरा ने कहा चलो ये बात तो बन गई, मैं इसको ये भी दे देता हूं, लेकिन ये क्या गारंटी है कि तुम मेरे को गाने दोगे? उन्होंने कहा लेख कल तुम हमारे यहां आना, साथ बैठेंगे और अपन काम शुरू कर देंगे, तुम्हारी स्क्रिप्ट के हिसाब से तुम गाने बताते जाना, हम गाने तैयार करेंगे। लेख टंडन जी कहते हैं कि एक तरफ तो एफसी मेहरा का कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने कहा अभी साइन करो, तो उसी टाइम शंकर जयकिशन के दबाव के कारण, क्योंकि वो इतनी बड़ी हस्ती बन चुके थे दोनों, तो लेख टंडन साहब को ब्रेक मिला प्रोफेसर फिल्म का। दूसरी तरफ लेख टंडन जी जब दूसरे दिन उनके घर गए तो वो लेख टंडन जी कहते हैं कि ये इतने गुणी लोग थे, उन्होंने उनको 25 गाने बिल्कुल तैयार उनके पास धुने थी। उन्होंने उनसे कहा कि इन 25 में से जो तेरे को उठानी है तू उठा ले, तू दोस्त है। और वो कहते हैं कि उस टाइम पे उनके दिमाग में जैसे जैसे वो कहानी बता रहे थे, और तो आप देखिए कि प्रोफेसर के गाने आप सुनिए, खुली पलक में झूठा गुस्सा, बंद पलक पे प्यार, और दूसरा जरा ठहरो, वो फिर डुएट उसका जो है, आवाज दे के हमें तुम बुलाओ। अब इस तरीके के गाने उन्होंने उनको दे दिए तो वो कहने लगे कि मैंने 10 ले लिए, और उन्होंने कहा जब तक तेरे को जो नहीं चाहिए वो बाद में वापस कर दियो, अब रिकॉर्डिंग की तैयारी कर। और इस तरीके से लेख टंडन साहब प्रोफेसर के डायरेक्टर बन गए, उनका डेब्यू हो गया और साथ के साथ उनको पैसे वैसे सब मिल गए, और उसके बाद रेस्ट इज हिस्ट्री। लेख टंडन साहब बहुत बड़े डायरेक्टर हुए हिंदुस्तानी स्क्रीन के। तो मतलब उनका डंका बजता था और उस समय वो सबसे ज्यादा पैसा चार्ज करते थे, ये बहुत बड़ी बात थी। और जो उनको साइन कर लेता था वो अपने आप को धन्य समझता था। मैंने पढ़ा था कि उसके लिए उस समय उनको 4 लाख रुपए मिलते थे, शंकर जयकिशन लेते थे, लेकिन लेख टंडन के म्यूजिक के लिए उन्होंने शायद करीब 10,000 रुपए ही लिए। उन्होंने कहा तेरे पास जितने उतने दे देना, तू दोस्त है, चलेगा। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल। सबसे बड़ी बात है कि उस जमाने के जो प्रोड्यूसर्स थे वो अगर जान लेते थे कि फिल्म का म्यूजिक शंकर जयकिशन दे रहे हैं, तो हीरो कुछ भी हो, कोई भी हो, कहानी कुछ भी हो, वो मान लेते थे कि फिल्म अब चलेगी। अच्छा, एक सबसे बड़ी चीज इनकी थी कि मुकेश जी को राज कपूर की आवाज बनाने के लिए लगभग ये 40-40, 50-50 वायलिन बैकग्राउंड में बजवाते थे, सो दैट की जो नेजल वॉइस थी मुकेश जी की, उसको वो एक तरह से जैसे आजकल होता है ना, पहले पीओपी लगा के दीवार को बराबर करते हैं, तो उस तरह की। तो लेकिन वो कौन सा गीत है, किससे गवाना है, किसके गवाने में किस तरह का ऑर्केस्ट्रा होगा, ऑर्केस्ट्रा में कितने पीस क्या क्या बजेगा, वायलिन कितने होंगे, या पियानो क्या होगा, सितार क्या होगा, या इंडियन इंस्ट्रूमेंट कितने होंगे, वेस्टर्न कितने होंगे। और सबसे बड़ी बात थी कि इस बात में बड़ी किस्मत के धनी थे कि बेसिकली जो शंकर जी थे वो परकुशनिस्ट थे और जयकिशन जी हारमोनियम और बाकी साजों के उस्ताद थे, लेकिन इनको 2 बहुत एबल असिस्टेंट मिल गए। एक तो
थे दत्ताराम, जो कि बाद में संगीतकार भी कई फिल्मों में रहे। तो दत्ताराम जी इनके बाद में फिर जब ये बड़े संगीतकार हो गए तो उनका परकुशन का डिपार्टमेंट संभालते थे और सेबेस्टियन रॉबर्ट साहब इनका ऑर्केस्ट्रेशन देखते थे। तो सबसे ये किस्मत भी इनकी अच्छी थी कि इनको दत्ताराम और सेबेस्टियन रॉबर्ट्स जैसे असिस्टेंट्स मिले। तो ये इतना सारा बल्क में काम और बल्क में होने के साथ साथ क्वालिटी विद क्वांटिटी विद क्वालिटी, मतलब इतना ज़्यादा काम था इनके पास कि मैं समझता हूँ कि अगर इनकी टीम इतनी स्ट्रांग न हो रही होती तो शायद शंकर जयकिशन ना होते। लेकिन जहाँ एक तरफ ये इतने जिसको कहते हैं कि किस्मत वाले थे कि 49 से लेकर के 71 तक इनकी मतलब फिल्मों में इनका नाम आना फिल्म के हिट होने की गारंटी होती थी। गाने तो चलते ही चलते थे, फिल्म भी चलती थी। और सबसे बड़ी बात ये कि जब ये जयकिशन साहब की एक तरह से असामयिक मृत्यु हो जाती है, निधन हो जाता है, उसके बाद शंकर जी अकेले पड़ गए। और मैं उनका एक इंटरव्यू सुन रहा था तो उन्होंने कहा कि अब लोग ये तो चाहते हैं कि शंकर जयकिशन जैसा म्यूजिक हो लेकिन शंकर जयकिशन ना हो। ये बात मुझे बड़ी मार्मिक लगी कि लोग शंकर जयकिशन जैसा म्यूजिक चाहते हैं लेकिन शंकर की जगह किसी और को बुलाना चाहते हैं, वो म्यूजिक कैसे कोई देगा। एनीवे, तो एक तरह से इन्होंने अच्छा, हालांकि एक बड़ी उपलब्धि रही अभी आज से 11 वर्ष पूर्व जब भारतीय सिनेमा के 100 वर्ष मनाए जा रहे थे, तो उस वर्ष तमाम जो फिल्म पर्सनालिटीज़ थी उनको ऑनर करने के लिए, उनको कमेमोरेट करने के लिए भारत सरकार ने कुछ अच्छे काम किए। और 2013 में शंकर जयकिशन के ऊपर 5 रुपए का एक बाकायदा डाक टिकट जारी किया था भारतीय डाकतार विभाग ने, पोस्टल डिपार्टमेंट ने। और मैं समझता हूँ कि ये एक श्रद्धांजलि स्वरूप है इतने बड़े संगीतकार को। ये अलग बात है कि इतना बड़ा संगीतकार, मैं समझता हूँ कि उसको दादा साहब फाल्के या इसके जैसे, हालांकि पुरस्कारों से किसी के काम को आंकना उसके काम के प्रति ईमानदारी तो नहीं होगी, क्योंकि शंकर जयकिशन ऑलरेडी इतने बड़े हो चुके हैं कि कोई भी पुरस्कार उनके लिए बहुत मायने नहीं रखता। पुरस्कारों के मायने हैं, लेकिन शंकर जयकिशन का नाम ही अपने आप में एक पुरस्कार है, क्योंकि उसमें चमत्कार होता था। और यहाँ चमत्कार को लोग नमस्कार कहते हैं कि एक तरफ तो मुकेश जी की आवाज़ का इस्तेमाल, दूसरी तरफ रफ़ी साहब की आवाज़ का जितना अधिकतम इस्तेमाल, जैसा कि दीपक साहब ने कहा कि चाहे वो राज कपूर हों, खैर राज कपूर के लिए तो गवाया, राज कपूर के दोनों भाइयों के लिए, यहाँ तक कि रफ़ी साहब ने उनके बेटे के लिए भी गाया, उनके भाइयों के लिए गाया, उनके बेटे के लिए गाया, उनके बाप के लिए भी गाया। तो रफ़ी साहब एक अकेले गायक थे और जो कि 3 पीढ़ियों के लिए गा चुके हैं राज कपूर के यहाँ। बाद में राजेंद्र कुमार, शम्मी कपूर, देवानंद, जॉय मुखर्जी, आप किसी भी हीरो का नाम लीजिए जो उस समय पर था, सुनील दत्त, आप आम्रपाली के गाने देखिए, आम्रपाली के गानों में जो है किस तरह से शंकर जयकिशन ने बिल्कुल विशुद्ध हिंदुस्तानी संगीत का इस्तेमाल किया। दाग में वो तलत महमूद को लेके आए। इस तरह से मेरा नाम जोकर में तो खैर मतलब लता जी नहीं थी, बाकी सब कुछ था। लोगों को एक खलता है क्योंकि उस समय 64 के बाद थोड़े से कुछ विवाद हो गए थे राज कपूर और लता जी में, तो लता जी राज कपूर के फिल्मों के लिए नहीं गाती थी। लेकिन उस समय वो फिल्म 1972 में नहीं लोगों की समझ में आई और राज कपूर को बड़ा नुकसान भी हुआ, शंकर जयकिशन को भी आघात लगा, क्योंकि एक तरफ तो शंकर अकेले पड़ गए और दूसरी तरफ फिल्म भी नहीं चली। तो उसके बाद फिर तो उनको, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि इन 2 संगीतकारों ने 49 से लेकर के और आखिर तक देखा जाए तो सन्यासी का भी संगीत, ये अलग बात है कि वो मनोज कुमार की फिल्म थी, मुकेश जी ने मुझसे बहुत अच्छे गाने गाए थे और गाने चले, वहाँ तक चले 87 तक। एक चीज़ मुझे बड़ी दुर्भाग्यजनक लगी कि शंकर जयकिशन का जयकिशन तो 41 वर्ष की अल्पायु में चला गया और शंकर जी 87 में गए, और जिस व्यक्ति के लिए सर्वाधिक काम उन्होंने किया राज कपूर, वो उनकी अंतिम यात्रा में नहीं गए। ये
मैं समझता हूँ कि शायद ये सबसे बड़ा उनका दुर्भाग्य था शंकर का, कि जिस व्यक्ति के लिए उसने अपना मतलब जितना भी उसका टैलेंट था उसको निचोड़ तो जो है वो आरके फिल्म्स को दिया उसने। दीपक साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कह रहा था कि कभी कभी क्या होता है कि मतलब दुश्मन आपका कौन होता है? जो आपका पहले दोस्त होता है वही दुश्मन बनता है। अनजान आदमी तो कभी दुश्मन बनता नहीं है। अब क्या होता है कि व्यक्तिगत जो रिश्ते बनते हैं उनमें कई बार अजीब प्रकार की खटास आ जाती है। जयकिशन जिस समय उनका निधन हुआ उस समय भी ये दोनों कुछ टाइम के लिए बहुत आपस में मतलब एक तरीके से इनके संबंधों में एक खिंचाव आ गया था, और उसका कारण एक बहुत छोटा सा था। संगम का जो गाना था ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर, वो जयकिशन ने कंपोज किया था, और बोल राधा बोल जो है वो शंकर जी का कंपोज था। लेकिन हमेशा होता ये था कि ये कौन किसका कॉम्पोजिशन है ये इन दोनों को पता होता था। बाद में ऑर्केस्ट्राइजेशन में ये पूरा का पूरा साथ में काम करते थे, और पब्लिक को या किसी को भी ये कहते नहीं थे कि किसने ये कौन सा बनाया। तो आपने जो बात की थी, क्योंकि मैं उस पर आऊंगा कि राज कपूर क्यों उनके साथ उस पर नहीं शामिल हुए, ये जयकिशन की जो एक पीने की लत थी वो ही, लेकिन दूसरी तरफ बड़बोले शंकर ज्यादा थे। शंकर अक्सर गाली गलौज बहुत करते थे और बहुत लोगों से बिना बात में उलझ जाते थे, और उसी कारण से ये जब बिनाका में बोल राधा बोल नंबर 1 पे आया, जो कि लोगों को भी बहुत नागवार गुजरा था, तो उसमें कहीं किसी एक सार्वजनिक पार्टी के अंदर जयकिशन ने यह कह दिया कि मेरा गाना पीछे कर दिया राज ने और शंकर का आगे ले लिया, क्योंकि वो उनके ऊपर खुद पे फिल्माया गया। ये बात पहली बार हुई और इसको अखबारों में, फिल्मी पत्रिकाओं में ने खूब जोर शोर से छापा कि ये मेरा प्रेम पत्र जयकिशन की कॉम्पोजिशन है और बोल राधा बोल को आगे कर दिया गया है, जो कि इस कारण से कुछ टाइम के लिए इन दोनों में खटास रही। लेकिन उसके बाद इन दोनों को रफी साहब ने समझाया कि देखो दुनिया मजाक उड़ाती है, तुम लोग ऐसा मत करो। और ये बात भी मुझे शंकर जी ने खुद सीसीआई में बैठ के बताई थी, और वो बहुत हतप्रभ थे कि रफी साहब ने आगे बढ़ के, जबकि दूसरे लोगों को ऐसा करना चाहिए था, जबकि रफी साहब का कोई ऐसा जरूरत नहीं थी। लेकिन यही कहीं कारण ऐसा हुआ कि जब मेरा नाम जोकर जब तक रिलीज हुई, पिट गई, और बॉबी फिल्म बनाना चाहते थे राज कपूर, तो कहीं ना कहीं शंकर को था कि हमको बुलाया जाएगा। लेकिन राज कपूर बहुत टैलेंट समझते थे, उनको एक तरीके से लग गया था कि दोनों के जो संगीत था वो सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंच चुका है, अब ये एक तरीके से चुक चुके हैं, और इसलिए उन्होंने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को पिक किया। और ये भी कुछ एक प्राइवेट लोगों के बीच में जो अलग तरीके से कुछ अभद्र शब्द शंकर ने कहे जो कि चुप गए। हालांकि शंकर जयकिशन दोनों शम्मी कपूर के भी बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन शम्मी कपूर का मेजर जो ज्यादा दोस्ताना जो था वो जयकिशन के साथ था। तो ये बात कहीं ना कहीं इस तरीके से रही कि राज कपूर और इनके बीच में एक दीवार खड़ी हो गई, और इसीलिए वो उस शव यात्रा में शामिल नहीं हुए। और आप देखिए कि जयकिशन चाहे कैसे भी थे, लेकिन उनके संबंध लोगों से बहुत बहुत मधुर थे, बहुत प्रिय थे। और जब शंकर अकेले रह गए तो उसके बाद ज्यादातर फिल्म इंडस्ट्री ने, क्योंकि क्या होता है जब कोई गिरता है तो लोगों को ऊपर से नीचे गिरने वाले को रौंदने में बहुत मजा आता है, खास तौर पे या तो जो ऊपर जा रहे होते वो, या जो ऊपर नहीं जा पाते हैं लेकिन अगर वो देखते हैं कि कोई गिर गया है तो वो उसके गिराने में, उसके टांग खिंचाई में। और ये फिल्म इंडस्ट्री बहुत गंदी जगह है जहां पे कि ईगोज बहुत है, और इसीलिए जयकिशन करीब करीब आप देखें 70 के बाद का जो उन्होंने संगीत दिया वो कोई बहुत अच्छा नहीं था। सन्यासी का गाने ज्यादातर कान फोड़ू थे और बहुत मतलब अच्छे नहीं लगते, और ये कहना कि ये शंकर जयकिशन के बैनर तले बने हैं वो मतलब अपने आप में उनके लिए तौहीन है।
तो फिर उसके बाद गिरावट आती चली गई और ये गिरते चले गए, और फिर एक समय ऐसा आ गया कि फिल्म इंडस्ट्री से ये लोग आउट हो गए। और उसका बहुत बड़ा कारण, अगर शंकर बड़बोले ना होते और गाली गलौज ना करते तो शायद पुराने संबंधों के कारण उनको कुछ ना कुछ काम मिलता रहता, और यहीं से पतन हुआ। और उसके बाद वो बिल्कुल मेरे हिसाब से 80 से लेके और उनके डेथ तक उन्होंने शायद ही कोई फिल्म साइन की। मुझे लगता है कि 76 के बाद तो शायद फिल्म मिली भी नहीं, क्योंकि फिर तो लक्ष्मी प्यारे और आर डी बर्मन का जमाना आ गया था, और फिर तो एक नया दौर ही शुरू हो चुका था। असल में देखा जाए तो जो, क्योंकि आपने जो बात बताई कि बड़बोलापन था, क्योंकि पहलवानी जैसा उनका शरीर था तो उसी तरह का दिमाग भी था। एक बार तो वो काफ़ी उनसे भी भिड़ गए थे, अपने शैलेंद्र जी से भी। वो किस्सा अलग है, खैर उसका जिक्र यहाँ करना ठीक नहीं है। नहीं वो, और हट्टी भी बहुत थे। अब वो शारदा को लेके भी उनका एक बहुत बड़ा झगड़ा चला लता मंगेशकर के साथ। जी, और जयकिशन भी शायद शारदा के पक्ष में नहीं थे, लेकिन अब वो उनको इतना मौका देना चाह रहे थे। अब कहाँ लता मंगेशकर, कहाँ शारदा, आप कहीं तो कोई जोड़ ही नहीं लगा सकता कोई। हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि शारदा ने भी कुछ एक जो गीत गाए, खास तौर पे जो उसने सूरज में गाने गाए, उसकी एक अलग तिब्बत की आवाज थी, जिसको उन्होंने बहुत अच्छा इस्तेमाल किया। देखो मेरा दिल मचल गया, और दूसरा तितली उड़ी। और बाद में उन्होंने रफी साहब के साथ भी 2-3 गानों में उनका बहुत बेहतरीन इस्तेमाल किया। आप खास तौर पे अगर आप याद करें, वही जो फिल्म हमने पहले बात करी, जान पहचान हो, जो मनोज कुमार की जो फिल्म थी, मर्डर मिस्ट्री, गुमनाम। हाँ, उसी में उन्होंने रफी साहब का और उसका जो है बहुत अच्छा एक कर्णप्रिय युगल गीत बनाया, तो उसको इस्तेमाल करते रहे थे। लेकिन जब वो कई जगह पे ये भी कहने लग गए कि मैं इसको लता को दिखा दूंगा, कर दूंगा, उससे भी कहीं ना कहीं खटास बढ़ी। और फिर ये हम सब जानते हैं कि कई लोग बहुत बड़ी ईगो रखते हैं, उन लोगों ने फिर कम, मतलब किसी तरीके से उनको रौंदने में फिर कसर नहीं छोड़ी। जी। पर डिस्कस करें कि जैसे उनको फिल्म फेयर अवार्ड 9 फिल्म फेयर अवार्ड मिले थे, और इसके अलावा करीब करीब 19 फिल्म फेयर अवार्ड उनकी बनाई हुई धुनों के लिए, चाहे मोहम्मद रफी या लता मंगेशकर या मुकेश जी या मन्ना डे को मिले, हसरत जयपुरी या शैलेंद्र को मिले। तो मतलब इस तरह से करीब करीब काफी अवार्ड जो थे फिल्म फेयर में उन्हीं को मिलते थे। तो कई ऐसे भी आरोप लगते हैं, जैसे बेईमान फिल्म का अवार्ड मिल गया, जब बेईमान और पाकीजा एक साथ जब अवार्ड दिया जाना था एक ही साल में, तो जिस समय पाकीजा को रिलीज हुई थी, तो बेईमान फिल्म को इन्होंने, माने फिल्म फेयर वालों ने बेईमान फिल्म के लिए शंकर जी को दिया अवार्ड, शंकर जयकिशन जी को, तो उसपे प्राण ने अवार्ड लौटा दिया। तो कहते हैं कि कुछ लॉबिंग भी करते थे कि अवार्ड लेने के लिए, या पिनाका गीतमाला है वहां भी अपने गाने बजवाने के लिए कुछ एक अपना उनकी लॉबिंग रहती थी। तो इसके बारे में आप लोग क्या कहेंगे, कितना सही है, क्या है? देखिए, पहले तो मैं आपको प्रक्रिया बता दूं कि फिल्म फेयर 55 मतलब 53-54 से शुरू हुआ, और जब ये अवार्ड्स मिलने लगे तो उसका एक तरीका ये होता था कि एक फॉर्म फिल्म फेयर मैगजीन में छपता था, और वो लगभग 2-3 महीने छपता रहता था। फिल्म फेयर हर 15 दिन बाद आता था। तो उस फॉर्म को भर के आपको भेजना होता था, और ये लोगों की एक तरीके से वोटिंग होती थी। तो कहा यह जाता है कि फिल्म इंडस्ट्री के बहुत से लोग अपने ज्यादा से ज्यादा फिल्म फेयर खरीदते थे, और लोग कहते हैं कि फिल्म फेयर वाले जब उस फिल्म फेयर नॉमिनेशन फॉर्म को छापते थे, उन इश्यूज में उनकी प्रिंटिंग का ऑर्डर बढ़ा देते थे। अगर आप ये माने कि नॉर्मल 1 लाख बिकता था, तो वो उसको 2 लाख कर देते, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री के अपने लोग उनकी बहुत सारी प्रतियां खरीदते थे, और उसमें अलग अलग नाम भर के राकेश, नरेश, सुरेश ये कर करके अपनी तरफ से वोटिंग के लिए भेजते थे। और ये ज्यादातर लॉबीज करती थी।
इसलिए मुझे तो एक्चुअली में किसी भी फिल्म अवार्ड के ऊपर, और अब तो मुझे मतलब राष्ट्रीय जो अवार्ड्स हैं उनके ऊपर भी मतलब कोई बहुत बड़े आश्चर्य नहीं होता जब वो किसी को मिलते हैं, क्योंकि बड़ी लॉबीज चल रही और वो लॉबीज अपने तरीके से लोगों को अवार्ड देती हैं। तो पहले भी जो अवार्ड थे वो सब्जेक्टिव थे, ऑब्जेक्टिव अवार्ड्स नहीं होते थे। बहुत से लोगों को मतलब, मैं तो एक छोटी सी बात कहता हूं, अगर आप लता जी को भारत रत्न देते हैं तो रफी साहब को उनसे बहुत पहले मिलना चाहिए था, और खासतौर से तब जबकि आप भूपेन हजारिका को अगर आप दे सकते हैं तो रफी साहब को क्यों नहीं। तो इसलिए ये जितने भी अवार्ड्स हैं मेरे समझ में या मेरे आंकलन में इनके अंदर कोई बहुत बड़ी सच्चाई नहीं है। ये जो जिस समय जहां बैठा है, जो जिस समय पावर में, वो चाहे प्राइवेट हो, चाहे वो पब्लिक सेक्टर हो, चाहे वो सरकारी हो, लोग इसी तरीके से आज भी मैं देखता हूं। अभी कुछ दिन पहले मैं आपको बताऊं, मैं कहीं बैठा हुआ था तो लोग राष्ट्रीय अवार्ड्स के लिए ऑनलाइन फॉर्म्स भर रहे थे और दूसरे लोगों से, और ये मतलब जो 26 जनवरी पे अवार्ड दिए जाते हैं उनके लिए भी लॉबिंग हो रही थी। तो मैं जिस जगह बाई चांस बैठा हुआ था वहां कुछ मीडिया के लोग, कुछ राजनीतिज्ञ, कुछ दूसरे आर्टिस्टिक लोग बैठे हुए थे, और इतनी सरप्राइजिंग था कि जिस औरत को मैं जानता ही नहीं था, जयपुर में शायद 5 लोग नहीं जानते, वो भी अपने लिए लॉबिंग करवा रही थी पद्मश्री के लिए। अब आप बताइए क्या लेवल कर दिया है हम लोगों ने अवार्ड्स का। तो इसलिए पहले भी फिल्म फेयर अवार्ड्स वगैरह जो होते थे वो किसको कितने मिले, कम मिले, ज्यादा मिले। अगर कुमार शानू को 5 साल कंटिन्यूअस फिल्म फेयर अवार्ड मिल सकता है तो ये तो नहीं है कि कुमार शानू रफी साहब से ज्यादा बड़े हो गए, तो सोनू निगम को मिल जाएगा ये लगेगा, क्योंकि कोई सामने वाला कोई प्रतियोगिता का कोई सही कैंडिडेट ही नहीं रह गया ना। तो मैं तो इन अवार्ड्स की ज्यादा वैल्यू समझता ही नहीं, मानता ही नहीं, क्योंकि हमने देख रखा है देश विदेश, राष्ट्र, सब जगह पे कहीं ना कहीं बहुत बड़ी लॉबिंग चलती है, पैसा चलता है। तो ये उस जमाने में भी मैं मान सकता हूं कि जितने कलाकार लोग थे वो अपने अपने लिए फॉर्म्स भरते थे और वो नॉमिनेशंस भरे जाते थे, और तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये दोनों बड़े सक्षम थे। और राजू भारतन खुद कहते थे कि शंकर जयकिशन सबसे ज्यादा फॉर्म्स भर के और रद्दी के अंदर फिल्म फेयर के मैगजीन्स फेंक देते थे। तो मैंने आपको बताया ना कि फिल्म फेयर वाले भी होशियार थे, टाइम्स ऑफ इंडिया वाले बहुत सारी प्रतियां एक्स्ट्रा छापते थे। तो ये है, इसके लिए कोई कुछ नहीं कह सकता। हाँ, ये जरूर है कि अगर पाकीज़ा के सामने आप बेईमान को बेस्ट संगीत दे दें, शायद बेईमान को दिया गया था या सन्यासी को दिया गया था, इन दोनों का कोई बेईमान को। तो ये अपने आप में आपको मेरी बात जो मैं कह रहा हूं उसको एक पुख्ता करता है कि जो सर्वश्रेष्ठ है वो जरूरी नहीं है कि हमेशा वो इनाम पाए, ये जरूरी नहीं। गाइड को भी नहीं मिल पाया था 65 में। बिल्कुल जी जी। अच्छा, एक छोटा सा इंटरव्यू है जो कि 64 में कभी विविध भारती ने रिकॉर्ड किया था जयकिशन ने। मैं समझता हूँ कि बड़ा समीचीन होगा वो छोटा सा इंटरव्यू हम आपके इस माध्यम से लोगों को सुनवा दें। इसी पे सुनवा रहा हूँ। जयकिशन जी, फिल्मों में आप भी हीरो बनने के विचार से आए थे या कि संगीतकार बनना ही आपका मकसद रहा है शुरू से? हीरो बनने का तो मुझे शुरू शौक था ही नहीं। संगीत का शौक बचपन से था। फिल्मों में आने से पहले मैं किसी फैक्ट्री में काम कर रहा था, लेकिन संगीत का शौक तो बहुत ज्यादा था ही, तो स्टूडियोज के चक्कर लगाना चालू कर दिया। अच्छा। एक बार मेरी मुलाकात मेरे पार्टनर शंकर से होगी। उन दिनों में मिस्टर शंकर पृथ्वी थिएटर में काम करते थे, तो वो मुझे वहां ले गए पृथ्वी थिएटर में। फिर हम दोनों एक साथ वहां पर एज ए म्यूजिशियन काम करते रहे वहां पर, और वहां हम मिस्टर राज कपूर से मिले और हमसे पूछा गया कि कुछ जानते हो संगीत के बारे में, तो मुझे सुनाओ कुछ। तो मैं और शंकर दोनों ने मिलकर कुछ धुनें सुनाई, कुछ गाने सुनाए, वो उनको पसंद आए और वहां से शुरू हुआ। अच्छा जयकिशन जी, क्या आप समझते हैं कि कोई भी आदमी अभ्यास से संगीतकार बन सकता है या ये ईश्वरीय देन है? ईश्वरीय देन बहुत जरूरी चीज है जी। अभ्यास
उतना ही जरूरी है। अच्छा, जीवन में संगीत का क्या स्थान है आपके विचार में? मेरे ख्याल से जीवन में संगीत का स्थान बहुत ऊंचा है। हर मूड के साथ संगीत इतना मिला जुला है कि आप अकेले में अपना मन बहला सकते हैं, चाहे आप गरीब हो या चाहे अमीर हो। लेकिन संगीत एक किस्म का खाना है जो यानी आपको दिमाग को शांति देने के लिए जरूरी है। अच्छा, आप और शंकर साहब दोनों साथ साथ संगीत तैयार करते हैं, लेकिन आपके काम का बंटवारा कैसे होता है? कभी कभी वो अपनी तरफ से कुछ करते हैं, कभी कभी मैं अपनी तरफ से कुछ करता हूँ, कभी कभी दोनों मिलकर कुछ करते हैं। और हमारी जिम्मेदारी जो है हम उसको और आगे संभालने की कोशिश करते हैं। अच्छा, आजकल का जो फिल्मी संगीत है उससे आपको पूरा संतोष है या आप उसमें कोई तब्दीली लाना चाहते हैं? बीच में कुछ वेस्टर्न संगीत बहुत ज्यादा आ गया था, लेकिन आजकल फिर लोगों ने गजलें और अच्छा सुगम संगीत लोगों ने पसंद करना चालू किया है। वरना क्या है कि हमारे जो सिर्फ क्लासिकल सिंगिंग है वो बहुत से लोगों को पसंद नहीं आता, क्योंकि जिसको क्लासिकल संगीत, जिसको क्लासिकल की नॉलेज है जी, वही उसको समझ सकते हैं। बाकी लोगों को तो सीधा साधा संगीत जो यानी दिल पे लगे, ऐसा संगीत हम फिल्मों में देने की कोशिश करते हैं जो लोग पसंद करते हैं। अच्छा, गीत से पहले तर्ज क्यों बनाई जाती है? गीतकार के छंद का मीटर कुछ एक ही सा होता है, तो कभी कभी हमें कुछ नया मीटर बांधने के लिए पहले तर्ज बनाते हैं, उसके ऊपर गीत लिखवाते हैं, तो उससे कुछ नयापन आता है। तो फिर नए गीतकार और नई आवाजों की ओर अगर ध्यान दिया जाए तो उसमें भी तो कुछ नयापन आ सकता है। जरूर आ सकता है। जिसको फिल्मों में फिल्म सिंगर बनना हो तो उनके लिए जरूर चांस है, और हम चाहेंगे कि ऐसे लोग मेहनत करें और कुछ आगे बढ़ने की कोशिश करें। हमारे दरवाजा में खुले हैं, हम चाहते हैं कि नए सिंगर्स आए। राइटर्स के बारे में भी यही है कि नए नए गीतकार आने चाहिए। आपको भी उसमें कुछ त्याग तो ये नहीं करना पड़ेगा, उस पर मेहनत। कोई भी नया आदमी अगर आता है जरूर नहीं चाहते हैं मेहनत करेंगे, जरूर करेंगे। ये मधुप शर्मा जी हुआ करते थे हमारे वेद भारती में प्रोड्यूसर, उनके द्वारा इंटरव्यू लिया गया था। तो हम साभार वेद भारती का इस इंटरव्यू को अपने श्रोताओं को सुनवा रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि जो जयकिशन जी थे वो अपने पार्टनर की तुलना में उतने ही सौम्य थे जितने बड़बोले शंकर जी थे। ये उतने ही सौम्य, न सिर्फ देखने सुनने में बल्कि बात करने में भी उतना ही सॉफ्ट स्पोकन, उतने ही जो है डेलिकेट। तो दोनों के स्वभाव में बड़ा अंतर था, बिल्कुल एक आग और एक पानी। वही वाली बात है जैसे आग और बरसात की बात हो रही थी। लेकिन उसके बाद भी कितने लंबे अरसे तक इन दोनों ने मिल करके इतना अच्छा काम किया। और मैं समझता हूँ कि जो बात दीपक जी ने कही कि अगर फिल्म इंडस्ट्री की कहानी लिखी जाएगी, इतिहास लिखा जाएगा, तो उस इतिहास में इनका एक बहुत ही अहम स्थान होगा। और इनको अगर उसमें से हटा दिया जाए तो मुझे लगता है कि वो इतिहास पूरी तरह से अधूरा रह जाएगा। ये बिल्कुल सही बात है। मतलब दोनों को ओपी नैयर साहब ने अल्टीमेट कंपोजर्स कहा था। और जैसा मैंने आपसे कहा, फॉक्सट्रॉट, वॉल्ट्ज, 16 मात्रा के बीट, अलग अलग तरीके के कई ढोलक, कॉन्गो, बोंगो ड्रम्स, गिटार्स, आपके पियानो, वायलिन्स, सबका इन्होंने इस्तेमाल किया। आप इवन वो देखिए कि हारमोनिका, या वो जो राज कपूर का बड़ा फेवरेट हुआ करता था पियानो अकॉर्डियन, उसको फिल्मों में वो अक्सर संगम में भी उन्होंने हर दिल जो प्यार करेगा उसमें। तो इस तरीके के सारे इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल और उसको किस तरीके से ढाला जाए, ये इनकी बहुत बड़ी खूबी थी। और इसीलिए इनको कभी भी आप ये नहीं कह सकते, ये बड़े दिलकश संगीतकार थे। और इनकी क्लासिकल बेस भी बहुत अच्छा था, इनकी वेस्टर्न क्लासिकल की भी समझ बहुत अच्छी थी। और यही कारण है कि जितनी भी धुनें उन्होंने अलग अलग तरीके से बनाई, उन धुनों को लोगों ने पसंद किया। क्योंकि अंतिम छोर पे क्या होता है कि वो गाना भाव के अनुरूप होना चाहिए। इन्होंने जो बात कही उस अभी जो साक्षात्कार में, उसकी एक बात को मैं और थोड़ा सा पुख्ता करना चाहूंगा कि इनके दोनों की सक्सेस में शैलेंद्र और हसरत का बहुत बड़ा हाथ है। क्योंकि जैसे इन्होंने कहा, ये कई बार प्रयोग करते थे और अलग अलग धुनें बना के रख लेते थे जी। तो अब प्रोफेसर की भी जो धुनें हैं वो पहले बनाई हुई थी और उसके ऊपर भी उन्होंने लिखा। तो ये जो काबिलियत इन दोनों के
गीतकारों के जो इनके दोस्त थे दोनों के दोनों, वो इतनी बढ़िया थी और वो ऐसे ऐसे चुनिंदा शब्द और ऐसी ऐसी सिचुएशंस पे गाने लिखते थे कि आप मतलब सोच ही नहीं समझते, इतना मनमोहक लगता था और ऐसी ऐसी बातें लिख दी। अब आप देखिए कि जैसे मैंने राजकुमार के गाने की बात की थी, उसमें एक तरफ इतना सेंसुअस गाना है, दिलरुबा दिल पे तू ये सितम किए जा, और दूसरी तरफ तुमने किसी की जान को जाते हुए देखा है, तुमने किसी की जान को जाते हुए देखा है। तीसरी तरफ आई बहार है, चौथी तरफ ये जो है रफी साहब का, उसके अंदर आप देखिए कि वो जो गाना है कि इस रंग बदलती दुनिया में, उसमें जो शब्द लिखे गए हैं, भगवान की नीयत ठीक नहीं, इस रंग बदलती दुनिया में इंसान। अब ये जिस तरीके से इनके गीतकारों ने इनका साथ दिया और इनकी धुनों पे वो शब्दों को जिस तरीके से मोती की तरह से उन्होंने पिरोया, ये भी इनकी मतलब मैं कहता हूं कि इनकी काबिलियत थी, लेकिन ये इनके ऊपर एक आशीर्वाद था प्रकृति का कि इनको इतने अच्छे दो गीतकार मिले जो कि हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं में बिल्कुल पारंगत थे और बहुत अद्भुत सिचुएशंस के ऊपर गाने लिख सकते थे। एक चीज में मैं और कहना चाहूंगा, दरअसल जयकिशन जी की बड़ी तारीफ किसी बहुत गुणी आदमी के द्वारा हमने सुनी कि जब फिल्म की एडिटिंग हो रही होती थी तो बाकायदा स्टॉप वॉच लेके बैठते थे कि कौन से दृश्य में कितने देरी का जो है वो फिल्मांकन हुआ है, और बाकायदा स्टॉप वॉच से फिर उसके लिए वो वहाँ के लिए जो बैकग्राउंड म्यूजिक तैयार करते थे, इंट्रोड्यूस बनाते थे, तो ड्यूरेशन देख के बिल्कुल स्टॉप वॉच से सेकंड टू सेकंड, तो ये जो प्रिसीजन था, ये जो परफेक्शन था, उसके सारे जिम्मेदारी अकेले जयकिशन जी ने उठा रखी थी, क्योंकि महीन काम करते। बेसिकली जो आप बात कर रहे हैं वो बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए है। जी, जब वो सीन को बड़े उस पे प्रीव्यू पे देखते थे और मूवीओला पे भी देखते थे, लेकिन कई बार बड़े प्रोजेक्शन पे भी देखते थे, तो उसके बाद एग्जैक्ट उसका मीटर टाइम के साथ बिल्कुल बना के मैच कराना स्टॉप वॉच के साथ, और फिर वो उसकी क्रिएशन करते थे कि इसका बैकग्राउंड म्यूजिक क्या आएगा। और इसीलिए देखिए पाठक साहब कि कई फिल्मों का उनका जो बैकग्राउंड म्यूजिक था वो बाद में दूसरी आरके की फिल्मों वगैरह में गानों में प्रयोग हुआ। विनोद जी, मैं समझता हूं कि हम लोगों ने काफी कुछ बातें कह दी हैं, 1.25 घंटे करीब होने वाले हैं। कोई और सवाल है आपका? लता और बाकी शारदा को बढ़ावा दिया इन्होंने, तो उसके कारण जो लता मंगेशकर ने गाने बंद कर दिए शंकर जी के लिए, बात कह दी है, जयकिशन जी के लिए गाती थी। वैसे भी जो उनका मनमुटाव राज कपूर से भी हुआ था वो ये था कि संगम के अंदर जो मैं क्या करूं राम मुझे बुढ़ा मिल गया, हालांकि उसमें मतलब कोई ऐसी अश्लीलता थी नहीं, लेकिन लता जी को लगा कि ये बड़ा अश्लील गाना है और मुझसे क्यों गवाया जा रहा है, और जिसके कारण वो नाराज हुई। लेकिन शंकर जयकिशन से उनका मनमुटाव जो था वो शंकर से था, जयकिशन से नहीं था। जी, और शारदा वाला प्रकरण था। हाँ, और वो शारदा का जो कारण था वो एक अलग ही प्रकरण हो जाता है। ये मतलब ईगोज अपनी अपनी हर्ट हो जाती है, तो इसके बारे में मतलब सभी को मालूम है और काफी टाइम तक ये बात रही, और इसीलिए उस टाइम पे, और क्योंकि उसी दौरान में रफी साहब और लता जी भी 2-3 साल गा नहीं रहे थे, तो इसलिए शारदा भी कुछ गानों में आ गई। सुमन कल्याणपुर ने बहुत सारे अच्छे गाने गाए और 200 गाने, मतलब हाँ, और शास्त्रीय संगीत की हमने जैसे बसंत बहार की बात की, मतलब छोटे छोटे एक एक गाने में भी किसी किसी फिल्म के उसमें उनकी जो काबिलियत है वो अपने आप में नजर आ जाती थी। वो आप देखिए कि सांझ और सवेरा का जो डुएट है रफी साहब का और सुमन कल्याणपुर का, अजूना आए बालमा सावन बीता जाए, वो गाने की जो एक मतलब उसका जो शुरुआत है, जिस तरीके से जो आलाप है और जिस तरीके से उस शास्त्रीय संगीत की स्वरबद्ध लिपि के अंदर
महमूद के पीछे से उसको उन्होंने कॉमिकल भी बनाया है, ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो मतलब उन्होंने बहुत सारे गाने दिए जिनके अंदर की उनकी प्रतिभा जो है वो बड़े जिसको कहते हैं ना चौदहवीं के चांद की तरीके से उजागर होके आती थी। मतलब आप मसलन के लिए देखिए, असली नकली के 2 गाने मुझे एकदम याद आते हैं, तेरा मेरा प्यार अमर। वो गाना अपने आप में लता के सर्वश्रेष्ठ गानों में रखा जा सकता है। और उसके भी इंटरलूड्स में जिस तरीके से पियानो वो क्या वायलिन बजते हैं। फिर दूसरी तरफ गाना है छेड़ा मेरे दिल ने तराना तेरे प्यार का, जिसने सुना। लेकिन उधर ही मैं एक और मुकेश का गाना मुझे इस समय याद आ रहा है, ऐ सनम तुझको ऐ सनम जिसने तुझे चांद सी सूरत दी है। उसमें भी आप देखिए कि जिस तरीके से वो बजाते हैं और सेक्सोफोन का जो गाना मुकेश के गाने से पहले ही इतना आकर्षण लिए हुए है कि आदमी ठिठक जाता है, रुक जाता है, सुनने के लिए मजबूर हो जाता है। और उसके बाद वो मुकेश से गवाते। और आपको एक बात बता दूं कि मुकेश साहब के लिए ये कहा जाता था कि दिन में 12, 1, 1:30 बजे तक वो सुर में ही नहीं आ पाते थे, क्योंकि उनको भी थोड़ा इस तरीके से शौक था। लेकिन उनको सुर में लाने का काम शंकर जयकिशन किया करते थे। और यहूदी के गाने के लिए ये मेरा दीवानापन जो है, जिसमें कि उन्होंने दिलीप कुमार साहब के पीछे से मुकेश को गवाया, उसके लिए दिलीप कुमार साहब से रजामंदी लेने के लिए उन्होंने दिलीप कुमार साहब को दोपहर का टाइम दिया 2 बजे के बाद, क्योंकि उनका कहना था कि मुकेश जी को सुर में लाने में अपने को 3-4 घंटे लग जाएंगे। लेकिन जब वो उनको सुर में ले आए और दिलीप कुमार साहब को उन्होंने ये मेरा दीवानापन सुनवाया, तो उसके बाद उन्होंने हाँ कर दी कि हाँ ये गाना रख लीजिए। तो मैं ये बता रहा हूं कि बहुत गुणी लोग थे। इन लोगों की जितनी बात की जाए, जितनी तारीफ की जाए कम, लेकिन आखिरकार ये भी इंसान थे, इनके भी कुछ अपने अपने शौक थे, इनकी भी अपनी कुछ कमियां थी, इनके भी फीट ऑफ क्ले जो कहते हैं हम, वो थे। इनकी भी उसी तरीके की ईगो की प्रॉब्लम्स हुई और इसीलिए कहीं ना कहीं जाके पतन भी हुआ। तो ये समय का चक्र है, लेकिन ये माना जा सकता है कि दोनों का जो कंट्रीब्यूशन है वो अद्वितीय है और इसके बिना कभी भी फिल्म संगीत का इतिहास अधूरा रहेगा। एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि दरअसल जैसे अगर आप जिस देश में गंगा बहती है फिल्म के बैकग्राउंड म्यूजिक की बात करें, तो वो फिल्म कुछ मामलों में अपने गानों से ज्यादा अपने बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए जानी जाती है। और इंटरनेशनली ये माना जाता है कि अगर आप किसी फिल्म को हाल में चलाएं और आंख बंद करें तो म्यूजिक से आपको अंदाजा होना चाहिए कि स्क्रीन पे क्या चल रहा है। अगर ये नहीं एक दर्शक को पता चलता है, बल्कि उस समय दर्शक क्या वो श्रोता हो जाएगा, आंख बंद करके उसको फिल्म देखनी है और ही हैज टू इमेजिन कि स्क्रीन पे जो उसने के दिमाग में चित्र बन रहा है, ध्वनि चित्र बन रहा है, अगर उसी के अनुसार वो फिल्म नहीं है तो वो बैकग्राउंड म्यूजिक अच्छा नहीं है। और उस मामले में शंकर जयकिशन में से जयकिशन की वजह से वो बैकग्राउंड म्यूजिक बिल्कुल 100% खरा उतरता है। तो ये इस व्यक्ति का एक परफेक्शन था, एक डेडिकेशन था और क्या प्रिसीजन था कि कितने ड्यूरेशन के लिए हमें किस तरह का इंटरल्यूड म्यूजिक बजाना है, क्या बजाना है, सो दैट कि उस सीन की जो अभिव्यक्ति है, उसकी भावाभिव्यक्ति है, एग्जैक्टली उसी तरह से संगीत के माध्यम से वो उजागर हो सके। मैं समझता हूँ कि इसमें जिस देश गंगा बहती है में आपने बड़ा अच्छा याद दिलाया। आप देखिए कि उसमें भी सिर्फ 2 ही गानों की मैं तो बात करूंगा, मतलब मेरा नाम राजू घराना, बहती है गंगा, वो तो हमने सभी ने सुना है। लेकिन उसमें एक गाना है आज आग हमारे सीने में हम, जिसमें महेंद्र कपूर की आवाज भी है ना, महेंद्र कपूर और सब। उसमें आप देखिए कि एक बिल्कुल डिफरेंट तरीके की रिदम पैटर्न्स है और दूसरी तरफ उन्होंने बिल्कुल उस डाकुओं की कहानी में लता जी और मुकेश जी का जो डुएट है आप लौट चले, उसके अंदर जिस तरीके से लता जी से उन्होंने हाई पिच के अंदर अपना आलाप करवाया है, वो बहुत ऑपरेटिक, बिल्कुल वेस्टर्न ओपेरा की तरीके से है। लोग हमेशा सलील चौधरी की बात करते हैं कि वो वेस्टर्न ऑर्केस्ट्रा, वेस्टर्न ओपेरा का बहुत इस्तेमाल करते थे, लेकिन मैं समझता हूं कि उन्होंने, सलील चौधरी ने शायद 1/4 भी
जितना कि शंकर जयकिशन ने इस्तेमाल किया है ऑपरेटिव इफेक्ट्स, उसका उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया। और ये दो गाने अपने आप में उस फिल्म की बड़ी पहचान बन जाते हैं और उस फिल्म को बड़ा अलग लेवल पे ले जाते हैं म्यूजिकली। फिल्म तो अद्भुत थी, कहानी बहुत अलग सी थी। विनोद भावे की जो पूरी की, विनोबा भावे, माफ कीजिएगा, विनोबा भावे ने जो आत्मसमर्पण कराया था डाकुओं से, उसके ऊपर वो बड़ी अच्छी बैकग्राउंड की फिल्म थी। लेकिन ये दो गाने अपने आप में एकदम स्टैंड आउट सॉन्ग्स हैं जो फिल्म को किसी और ही स्तर पे ले जाते हैं। तो मतलब ये कहा जा सकता है कि बहुत सी फिल्मों को सक्सेसफुल उन्होंने बनाया, लेकिन बहुत सी फिल्मों को एक जो ग्रेविटी है, जो उनको एक कहना चाहिए आदर भाव से आज जो हम देखते हैं, उसमें बहुत बड़ा कारण शंकर जयकिशन के संगीत का जो योगदान है उसको क्रेडिट दिया जा सकता है। जी, ये इसी फिल्म के बारे में एक फैक्ट है कि जो जिस देश में गंगा बहती का जो गाना है आप लौट चले, तो उसमें इतने ऑर्केस्ट्रा को रखा था कि फेमस स्टूडियो में जब रिकॉर्डिंग हो रही थी तो कई लोग वहां उसमें आ ही नहीं पाए उस स्टूडियो के अंदर। लेकिन फिर भी ऐसा मैनेज किया, ऐसा उसमें तालमेल रखा कि आपको नहीं लगा कि कहीं कुछ गड़बड़ी हुई है। तो ये था कि किस तरह से बैलेंस रखते थे ऑर्केस्ट्रा और इसमें गीत संगीत के बीच में, कि किसी तरह से गड़बड़ी आपको महसूस नहीं होती। अब लौट चले दिल के झरोके में तुझको बिठा कर, यादों को तेरी मैं दुल्हन बना कर। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जबान पर। मैं गाऊं तुम सो जाओ सुख सपनों में। तो आग में जलते रहे। आवारा हूँ, आवारा हूँ। जिया बेकरार है, छाई बहार है, आजा मुरे बाल माँ तेरा। जैसा कि हम लोगों ने बातचीत की, शंकर जयकिशन की जो जोड़ी थी संगीत की दुनिया में, उन्होंने किस तरह से योगदान दिए, और खास के जयकिशन साहब का जो योगदान था उसके बारे में भी चर्चा हुई। दोनों की महानता और किस तरह से उनका योगदान है आने वाले समय में, चाहे सैकड़ों साल हो जाएंगे, उनके गाने सुने जाते रहेंगे। तो हम जयकिशन जी की पुण्यतिथि पर उनको श्रद्धांजलि देते हैं, उनको याद करते हैं, और इसी के साथ हम लोग इस चर्चा को यही समाप्त करते हैं। आप सबको हम सबका नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार।